नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। तो बाजार में आपको एक दबाव तो आज दिन भर दिखा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी पर तो और दबाव पड़ा ही। 44,000 के भी नीचे स्लिप हुआ। बाजार 43,920 के आसपास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पर भी आप देखें तो लगभग 100 अंकों का दबाव जरूर है। ये प्रॉफिट बुकिंग भी है क्योंकि पीछे इतना तेज हमने मूव भी देखी है, चाहे बैंकिंग स्टॉक्स हो। इंडेक्स पर इनफैक्ट आज एक्शन नहीं है। आज एक्शन मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में ज्यादा है। पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहां पर अच्छी मूव दिख रही है। हालांकि आप अगर आईटी की कुछ पॉकेट्स को देखें, मिड कैप आईटी पॉकेट्स को देखें, ईएमएस कैटेगरी को आप देखें, पावर एंड एनर्जी को स्पेस को देखें, वहां पर आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स हैं जहां अच्छी मूव दिख रही है। अर्निंग्स का ऑलमोस्ट जहां जहां एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, मोमेंटम बेस्ड अर्निंग बेस्ड जो ट्रेड है वहां पर आपको ट्रेड्स दिख रहे हैं और इसीलिए शायद थोड़ा डिफेंसिव मोड में बाजार दिख रहा है और फार्मा स्टॉक्स आपको आज तेजी में दिख रहे हैं। लेकिन आगे क्या? अब क्योंकि हमने सुबह भी ये बात की थी कि एक रेजिस्टेंस जोन 18,600 18,700 के आसपास दिख सकता है, तो क्या वहां से स्लिप करेगा बाजार? लेकिन बहुत बड़ा स्लिप भी नहीं हुआ। डिम्पी, गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून डिम्पी। इनफैक्ट आज रेजिस्टेंस को क्रॉस तो नहीं कर पाया और ये बात भी हो रही थी। सुबह संतोष कह रहे थे कि पहला डिप अगर बाय नहीं होता है वो दूसरे डिप को वॉच करेंगे 10 बजे के बाद। अगर वहां से थोड़ा और वीक होता है तो और बाजार में वीकनेस गहरा सकती है। इस वक्त आप एफएनओ के लिहाज से कौन सी स्ट्राइक पे एक्शन देख रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ट्रेडर्स को? देखिए, ये बात तो बिल्कुल तय है। हमने सुबह डेरिवेटिव डाटा के जरिए भी आपको क्लियर कर दिया था। परसों भी आपको बताया था कि रेंज पे रहेगा, परसों रेंज पे रहा। आज आपसे कहा कि एक डिप का जो वेट हो रहा है, आज उस डिप की शुरुआत होगी। क्या ये हमारे सारे सपोर्ट्स को तोड़ देगा? तो उसका जवाब है ना, ये सारे सपोर्ट्स को नहीं तोड़ेगा। हाँ, लेकिन आपको मौका ज़रूर देगा सोचने का, समझने का, एक बार प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट करवाने का। अब आप देखिए, आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। आज मुनाफा वसूली का पहला दिन था। ये जून सीरीज़ का चौथा दिन और मुनाफा वसूली का एथिकली देखा तो जो पहला दिन था। कल भी डिप आया था लेकिन कल बॉट हो गया था। आज डिप आया, बॉट नहीं हुआ। आज डिप ने और एग्रेसिव रूप धारण कर लिया। कल जो बिल्डअप बन रहा था वो आज काम आ रहा है बाजार को थोड़ा कमज़ोर करने में या फिर प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील करने में। अहम सपोर्ट किस किस ने तोड़े? निफ्टी ने क्या अहम सपोर्ट तोड़ दी? नहीं, उसका जवाब है ना। तो निफ्टी ने 18,000, 450, 500 वाला अहम सपोर्ट बचा के रखा है। और सुबह भी हमने आपसे ये बात रखी थी कि पहला डैमेज जो करेगा वो बैंक निफ्टी करेगा, क्योंकि काफ़ी चला हुआ है। आज बैंक निफ्टी ने अपने दोनों ही अहम सपोर्ट 44,000 और 44,200 को एक ही दिन में तोड़ा। ये एक ही डे में तोड़े हैं दोनों के दोनों लेवल्स। इसलिए आज आपको सौदा बैंक निफ्टी को देख के मारने चाहिए थे। जब 44,200 जा रहा था तो 44,000, जब 44,000 आ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि निफ्टी को भी नीचे ड्रैग करेगा। तो निफ्टी का सपोर्ट और बैंक निफ्टी के सपोर्ट में फर्क था। बैंक निफ्टी ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। आ जाते हैं अब पोजीशंस क्या है। अच्छा, इससे बैंक निफ्टी के साथ ही क्यों हुआ? वो इस वजह से हुआ क्योंकि सीरीज अपने आप में बहुत लाइट है। लाइट सीरीज में ही आपने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। लाइट सीरीज में ही आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सीरीज लाइट होना अच्छा भी होता है तो नुकसानदायक भी होगा। आगे बढ़ते हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी है तो इसी वजह से थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को खत्म भी किया जा रहा है ताकि चेक एंड बैलेंस हो जाए। कल वीकली एक्सपायरी का मोमेंटम भी मिल जाए। नहीं तो एक तरफा प्रीमियम खड़े थे और पुट्स के प्रीमियम काफ़ी हद तक नीचे आए हुए थे। इसलिए वो प्रीमियम्स को आज ट्रेडर्स ने इस्तेमाल किया और जो लो प्रीमियम्स है उनको खरीदा, जो हाई प्रीमियम्स है उनको बेचा। ये काम आज ट्रेडर्स ने किया है। फाइनेंस, एनर्जी, सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा गिरावट है। ये बीटा थोड़े हाई रखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हुए। फार्मास्यूटिकल्स और आईटी टिपिकली बीटा लो रखते हैं, डिफेंसिव माने जाते हैं, चल रहे हैं। ध्यान रखा जाए, इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर आईटी का रोल सबसे रहेगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बैंकिंग अपना काम कर चुका है, अब सारा काम आईटी को करना है। इसलिए आज आप छोटे मझोले शेयर, इंडाइसिस, जहां भी आप नज़र डालेंगे आपको आईटी ज़रूर मिलेगा। निफ्टी के 50 में से 31 शेयर वीक हैं। इसका मतलब आज बड़े शेयर्स ने दबदबा अपना थोड़ा सा कम किया है। बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर। रिलायंस इंडस्ट्री से बड़ी उम्मीद थी कि ये शेयर चलेगा। रिलायंस ने एक नॉच अपने आप को नीचे किया और 2500 के स्तर के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है कि आज आपका जो पुल बैक है वो आया ही नहीं और पुल बैक बॉट जो आज गिरावट है वो बॉट ही नहीं हो पाई। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करने की जरूरत है। आईटी में इन्फोसिस पे ज़्यादा ट्रस्ट रख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे, सन फार्मा पे ट्रस्ट ज़्यादा है। ये दोनों अहम सपोर्ट पे चल रहे हैं। ट्रेडर स्क्रीन जब आपकी स्क्रीन पर आएगी तो आप वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली प्लेट 2 मिनट के लिए रख दीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। अब बैंक निफ्टी का जो नया सपोर्ट है वो 43,800 है। आज ये नहीं टूटना चाहिए, बच जाना चाहिए। और निफ्टी के लिए अभी अहम सपोर्ट बाकी है जो कि 18,400 है। कुल मिला के मार्केट को ये थोड़ा सा स्क्वीज चाहिए था, थोड़ा स्पेस चाहिए था
वो आज बाजार ने दिया है। इसलिए आज का पूरा 1 घंटा और कल का कम से कम 1 घंटा आपको और देना होगा ये चेक करने के लिए ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट वाला है या फिर ये खत्म हो गया है। मानसी, ये बात तो आपने सही कही कि आईटी में बाइंग नजर आ रही है इस वक्त मार्केट्स में, और कुछ सेक्टर्स जहां पर एक्टिविटी है उनमें से एक आईटी बिल्कुल शामिल है। लेकिन निफ्टी जो है 18,500 के इर्द गिर्द ही ट्रेड करता है। ऑफ कोर्स रेंज जो है 18,450 से 650 की, लेकिन 18,500 के लेवल्स के बिल्कुल नजदीक इस वक्त आपको नजर आएगा। दरअसल कल जिन स्टॉक्स पर भरोसा नजर आ रहा था, यानी कि हैवी वेट्स, वो आज बाजार को ड्रैग करने का काम कर रहे। रिलायंस परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एचडीएफसी ट्विन तरफ से भी हम देख रहे हैं कमजोरी। आईटीसी का स्टॉक जो कि 2 दिन से एक्टिविटी दिखा रहा था, मजबूती दिखा रहा था, वहां हम कमजोरी देख रहे हैं। एक्सिस बैंक भी, तो क्लियरली बैंक्स फाइनेंशियल से कमजोरी है। रिलायंस जैसे हैवी वेट्स है जो कि कमजोर है, लेकिन इस कमजोरी में भी निफ्टी फार्मा इंडेक्स 200 डीमा के पार चला गया है। तो आईटी और फार्मा डिफेंसिव्स के तौर पर इस कमजोर बाजार में बाजार का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हमारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ते हैं। फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ विवेक कारवा है और टेक्निकल एक्सपर्ट आदित्य चोपड़ा हमारे साथ पैनल पर जुड़ गए हैं। विवेक, आदित्य, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। विवेक, शुरुआत आपसे करूंगी और फंडामेंटल आउटलुक, क्योंकि आईटी और फार्मा दोनों स्पेसेस इस वक्त चल रहे हैं, और फार्मा इन पर्टिकुलर अगर आप देखें 200 डीमा के पार इस वक्त फार्मा सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन है। और पिछले 2 दिनों से मैं देख रही हूँ ब्रोकरेज की भी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आना शुरू हुई है। दरअसल टेलविंड्स जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहा है। मार्जिन्स और पॉजिटिव कमेंट्री के चलते भी ये स्पेस जो है फोकस में तो था ही, अब यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम भी बढ़ रहा है। आपकी राय क्या होगी? मानसी, इनफैक्ट आपके साथ दूसरे शो पे मुझे याद है 2-3 महीने पहले मैंने कहा था कि हम लोग तो एडवाइस कर रहे हैं फार्मा म्यूचुअल फंड्स में एटलीस्ट डालो, ताकि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिलेगी अगले 2-3 महीने में और आएगी। और हमें तो ये खुशी है कि आज के दिन सारा का सारा जो पोर्टफोलियो है फार्मा वाला हमारा एकदम ग्रीन में चल रहा है। तो देखिए, फार्मा मुझे लगता है कि अभी तो ये जस्ट शुरुआत है। जैसे बैंकिंग एकदम एक स्टैग्नेशन से जा रहा था, वैसे के वैसे फार्मा में बहुत बड़ा करेक्शन आया। और आज भी आप अगर देखो, जो भी प्रीवियस हाइस थे वहां से स्टॉक्स करीबन 50 से लेके मतलब 40-50% आपको आराम से कई स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब वो रिवाइवल फेज चालू हो रहा है, मार्जिन इंप्रूवमेंट यहाँ से आएगा। और जो फार्मा कंपनीज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, यूएस बेस्ड वगैरह, तो वहां पे यूएस में रिकवरी आते आते उनको भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट उधर भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फार्मा रहेगा, आईटी से ज्यादा। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी रैली अभी बाकी है, एटलीस्ट 15-20% हमको देखनी चाहिए। राइट, ठीक है। तो फार्मा स्पेस पर एक चेंज हुआ है व्यू, और हम देख भी रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेंट्स भी क्लियरली आपको इंडिकेट करेंगे यूएस बिजनेसेस से, सारे बिजनेसेस नहीं बट कुछ सेलेक्टिव कंपनियों के बिजनेस में टर्न अराउंड दिख रहा है। तो वॉच आउट करना होगा इस पूरे स्पेस को। लेकिन आज के टेक्निकल लेवल्स क्या होंगे? आदित्य हमारे साथ। आदित्य बताएं, आज सुबह जब हम शो शुरू कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि शायद एक रेजिस्टेंस बाजार पर है, और अगर डिप्स पे बाइंग नहीं आएंगी तो फर्दर स्लाइड कर सकता है मार्केट। अभी आप क्या इंडेक्स पे व्यू बना रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका। सो मैं ऐसा मानता हूँ कि निफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट पाइवट लेवल पे है, जो है 18,500, जहाँ पे मेजर पुट राइटिंग हो रही है। और राउंड फिगर्स पे अक्सर हमें काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बाजार सपोर्ट ले रहा है और काफी एक्सटेंडेड था, एग्जॉस्टेड था। और एक लग रहा है निफ्टी। हेलो जी, आप बात करें आदित्य। सुदीप प्लीज काइंडली बी ऑन म्यूट जब आपके साथ दूसरे एक्सपर्ट बोल रहे हो तो। यस, बोले आदित्य प्लीज। हाँ जी, तो 18,500 बहुत इंपॉर्टेंट पाइवट लेवल है, जो अभी एक सपोर्ट के तरीके से काम आ रहा है। और वहां पे काफी ऑप्शन राइटिंग भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत अहम लेवल रहेगा, और बाजार बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें, डैक्स देखें, निकाय देखें, तो एक अच्छी तेजी बनाए रखे है। और हमको एक अच्छी लीडरशिप भी देखने को मिल रही है और इंडेक्स मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे डिम्पी जी ने बताया कि जहाँ पे बैंकिंग अभी बैक सीट ले रहा है, तो वहां पे आईटी, फार्मा और एफएमसीजी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स मैनेजमेंट चलता रहेगा, और जो गिरावट है वो एक खरीदने का ही मौका है। क्योंकि एक बार ये शेकआउट कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ जा रहे हैं, या बहुत अच्छी खासी तेजी की तरफ जा रहे हैं, जो है 19,000 की तरफ। ओके, ठीक है, हम एक नई तरफ की बढ़ रहे हैं। अभी ना एक वर्ड इस्तेमाल किया आदित्य ने, वो था शेक।
शेकआउट। असल में मार्केट 3 चरणों में काम करता है। पहले वो मेक करता है, सबको अंदर लाता है, फिर शेक करता है, कमज़ोर वालों को बाहर निकाल देता है, फिर ब्रेक करता है, जो रह जाते हैं पक्के दिल वाले उनको रिवॉर्ड करता है। तो मार्केट का बहुत पुराना थीम है ये। जो लोग बाज़ार के अंदर काम करते हैं, काफ़ी घाटा है, काफ़ी प्रॉफिट उठा चुके हैं, उनको एक अच्छे से पता है कि मेक ब्रेक, मतलब मेक शेक एंड ब्रेक का कंसेप्ट क्या है बाजार के अंदर। बट एनी हाउ, मैं कुछ स्टॉक्स पहले जरा पता कर लेता हूँ। सुदीप भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार जरा फटाफट से आइडिया ले लेते हैं इंडेक्स का और उनके शेयर्स भी उनसे पता कर लेते हैं। सुदीप, आई होप आपको आवाज़ आ रही होगी। गुड आफ्टरनून। आप अपने जरा शेयर्स बता दीजिए जो क्लोजिंग में आप देना चाहते हैं, और अगर इंडेक्स को लेकर आपका कोई व्यू पॉइंट है तो आप जरा वो भी बताइए सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, सब दर्शकों को गुड आफ्टरनून। अब जो हिसाब से इंडेक्स हम सुबह से देख रहे हैं कि जो एक 18,480 18,480 90 तक एक बार रिटेस्ट किया था और एक पुल बैक आया है, वो 18,500 में हम सुबह से देख रहे हैं कि गिरते हुए बाजार में भी पुट राइटिंग हो रही है और वो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि एक अप ट्रेंड में जब ऐसा एक करेक्टिव मूव आता है तो ये एक सेक्टोरियल रोटेशन हो रहा है। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत फार्मा में मूव आ रहा है, फिर ये भारतीय एयरटेल चल रहा है, तो जो इस और ऑटो में एक रिबाउंड आ रहा है और ऑलराउंड रिबाउंड है। ऐसा नहीं है कि एक दो स्टॉक्स में सिर्फ रिबाउंड होता है सेक्टर में, बट ऑलराउंड हमें मार्केट ब्रेथ अच्छी लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये बाय एंड डिप्स का ही एक माहौल है। जब तक ये 18,450 को होल्ड करता है निफ्टी स्पॉट, मुझे लग रहा है मे बी हम ये वाले अपमूव में 18,700 से 18,730 तक एक बार रिटेस्ट कर लेंगे अगले 2 दिन में बाय फ्राइडे। सो ये एक पोजिशनल व्यू है। और आज अगर हम और एक चीज नोटिस करें तो बैंक निफ्टी भले 450 पॉइंट नीचे, बट सामने आईटी ने संभाल लिया है, ग्राउंड संभाल लिया है। और टेक महिंद्रा हम देखे, हम ये टीसीएस देखे, हम बाकी का ये एचसीएल टेक देखे, सब में एक अच्छी तेजी बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि इंडेक्स मैनेजमेंट के साथ साथ जो सेक्टोरियल चेंज हो रहा है ना, एक बैंक निफ्टी चलने के बाद अब आईटी में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है ये 18,700 750 तक एक बार ये निफ्टी को ले आएंगे ये लेवल तक, और 18,450 इसका स्टॉप, इसके लिए ये व्यू के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा पहला ट्रेड है टेक महिंद्रा। हमने देखा है कि ये आईटी स्टॉक्स में एक जो मूव आया है जो हिसाब से, तो वहां पे जो टेक महिंद्रा सबसे कम अपमूव हुआ है लास्ट 1-1.5 महीने में, बट शॉर्ट कवरिंग के चांसेस सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इसी काउंटर में आ सकते हैं। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो पिछले 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन था 1090 से 1120-22 तक का, ये आज वहां से कंसोलिडेशन में से वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 1105 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक 1160 1180 तक जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर शार्प शॉर्ट कवरिंग आया तो ये सीधा 1160-70 तक का एक मूव हम इसमें देख सकते हैं। दूसरा है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स में हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से स्टॉक में पिछले जो आज स्टॉक में जो 2.5-3% का ये जो अपमूव हम देख रहे हैं, वो पिछले 1-1.25 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था 2120 से लेके 2040 के बीच में, ये कंसोलिडेशन में से आज ब्रेकआउट दिया है। प्लस आज के मूव के बाद स्टॉक ने जो फरवरी का जो एक स्विंग हाई था 2140, स्टॉक उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है और सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा लेगअप इसमें हम देख पाएंगे 2120 के स्टॉप लॉस के साथ। 2230 और 2250 के टारगेट्स हम एस्कॉर्ट्स में आते हुए देख रहे हैं अगले कुछ सेशंस में। एब्सोल्युटली, क्लियरली आईटी और फार्मा की बदौलत बाजार को सपोर्ट तो मिल ही रहा है। और इस बीच जहां हम बात कर रहे हैं, बाजार में एक रिकवरी भी आई है। इनफैक्ट कल से ही हम देख रहे हैं बाजार ने ये पैटर्न जो है पकड़ा है। कल भी फर्स्ट हाफ या कह सकते हैं ड्यूरिंग द डे एक म्यूटेड एक्शन दिखा और उसके बाद लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिली। इस वक्त अगर देखेंगे निफ्टी में करीब 50 अंकों की रिकवरी है, बैंक निफ्टी और मिड कैप में 150 अंकों की रिकवरी, और सेंसेक्स में आप देख पाएंगे करीब करीब 200 अंकों की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो क्लियरली मार्केट्स जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहे हैं लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में। आदित्य, आप बताइए आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक आइडियाज हैं, कौन से शेयर्स का खरीदारी की कॉल्स हैं आपकी? देखिए, मैंने जो स्टॉक्स सिलेक्ट किए वो इंजीनियरिंग स्पेस से है और कंस्ट्रक्शन स्पेस से है। अभी जो थीम बाजार में वर्क कर रहा है, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले, फार्मा क्लियरली एक बहुत आउटस्टैंडिंग थीम है, टेक्नोलॉजी है और कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग है। तो मेरी पहली पिक रहेगी AIA इंजीनियरिंग। उसे 3046 में खरीदा जा सकता है। 2920 का स्टॉप लॉस, 3200 है, 3490 का टारगेट। सेकंड पिक रहेगी NCC, जिसे 118.50 में खरीदा जा सकता है। 104 का स्टॉप लॉस रहेगा और 140 से 160 का टारगेट रहेगा।
ओके, ठीक है, ये तो आपकी रिकमेंडेशंस हो गई। पिछले 2-3 दिन से इनफैक्ट जब सुबह हम बात भी कर रहे हैं तो निकुंज ये बात क्लियरली हाईलाइट कर रहे हैं कि भले ही आप निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई हो, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी एक नया रिकॉर्ड लेवल बनाया, लेकिन जो बड़े वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, वो रिलायंस हो, HDFC ट्विंस हो, एंड टू दैट मैटर इन्फोसिस हो, उनमें बड़ी मूव नहीं आ रही। आज भी आप देखें तो ड्रैगर यहीं से हैं, रिलायंस हो, HDFC ट्विंस हो, और उसके अलावा दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स में एक्सिस बैंक हो, वहाँ से आपकी निफ्टी की लगभग 80 पॉइंट्स की मूव तो नीचे की तरफ जो खींच रहा है। तो बाजार में निफ्टी पर इन स्पेसेस का, इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की चलने का, इनकी मूव का इंतजार ज़रूर रहेगा, जिसके बाद आप शायद एक नया लेवल निफ्टी पर देख सकते हैं। लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी पर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चेंज है, उतना ही आप डेंट देख रहे हैं, लगभग 450 पॉइंट्स का मामूली से रिकवरी हुई है जब से शुरुआत की हुई है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स की अगर बात करें तो इस वक्त आप कौन से और स्पेसेस स्ट्रॉन्ग हैं? इनफैक्ट सुदीप, हम पिछले हफ्ते बात भी कर रहे थे कि टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरी, वहाँ थोड़ी सी और बेटर विजिबिलिटी दिख रही है। अभी आप देखें तो भारतीय एयरटेल पर लगभग इस वक्त अच्छा व्यू बना हुआ है, 2.5% तक की तेज़ी भारतीय एयरटेल पर है, टॉप गेनर्स में भी है। भारतीय एयरटेल पर क्या आप एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहेंगे? विल यू रिकमेंड टू बाय? जी प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय एयरटेल एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है। और हम अगर ये स्टॉक का पिछले 1-1.5 साल का चार्ट देखें तो भले बीच बीच में कंसोलिडेशन हुए, बट अगर ट्रेजेक्टरी देखें तो बाय ऑन डिप्स वाली रही है, और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो हर बार क्या होता है कि एक बड़ा मूव आ जाता है स्टॉक में, फिर स्टॉक साइडवेज होकर कंसोलिडेट करता है और फिर वापस एक नया मूव आता है, बट जो प्रीवियस जो स्विंग, उसका जो बॉटम होता है ना, वो कभी तोड़ता नहीं है ये स्टॉक। अगर हम पिछले 1.5 साल 2 साल का अगर ये ट्रेजेक्टरी देखें तो, और इस बार भी यही हुआ कि नवंबर 2022 में 850 हुआ, उसके बाद स्टॉक 740 तक आया। अभी एक राउंडिंग बॉटम बना के स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है। तो और सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है, और पिछले 6 महीने का कंसोलिडेशन है, 5 महीने का कंसोलिडेशन, स्टॉक ने उसके बाहर एक ब्रेकआउट दिया। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये करंट भाव से भी ले सकते हैं और डिप्स पे भी ले सकते हैं, और 815 का स्टॉप लॉस रख के, और 880 और 900 के मुझे लग रहा है टारगेट्स आ सकते हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अगर हम बैंकिंग में ICICI बैंक, फिर लार्ज कैप्स में HDFC, रिलायंस देखे तो सबने एक एक चाल चल चुके हैं। अगर निफ्टी को ऊपर रखना है और मार्केट को इंडेक्स मैनेजमेंट अगर वो करना है वो पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लग रहा है ये एक एक स्टॉक जो लार्ज कैप्स है, जो अभी तक नहीं चले हैं, जहाँ पे मूवमेंट नहीं आया है, वो सारे चलना चालू होंगे अभी। ओके, ठीक है, ये बात सही है कि चर्निंग तो होती है मार्केट के अंदर, और ये चर्निंग का बड़ा हिस्सा है कि भारतीय एयरटेल, वैसे भी आप जिस सेगमेंट में भारतीय एयरटेल को जोड़ते हैं ना, वहाँ पे और कोई शेयर है भी नहीं। रिलायंस बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठा है, और वोडाफोन आइडिया का तो आपको पता ही है। तो भारतीय एयरटेल के पास मोनोपोली भी है अपने इस टेलीकॉम बिजनेस के साथ। खैर एनी हाउ, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस के नंबर आ चुके हैं, चौथी तिमाही के नंबर नतीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी अनुराग शाह ने CMD नीरजा कपूर से बातचीत की है। आइए सुनते हैं पहले इसको, और उसके बाद फिर हम जरा विवेक जी से बातचीत करेंगे और जरा न्यू इंडिया एश्योरेंस के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। पहले इस चर्चा को सुनते हैं। आपसे मैं यही समझना चाहूँगा, जो चौथी तिमाही के नतीजे पेश किए वहाँ पर हमें दिख रहा है कि प्रीमियम में ग्रोथ तो दिख रही है, लेकिन कंबाइंड रेशियो का जो है वहाँ पर अभी भी थोड़ा स्ट्रेस है। इसके अलावा इस तिमाही के अंदर ऐसे 3 कौन से बड़े बिंदु रहे जो नतीजों में दिख रहे हैं? नमस्कार एंड शुक्रिया कि आपने हमें इस इंटरव्यू के लिए बुलाया। ये 4th क्वार्टर में हमारे जो ग्रोथ हुआ है प्रीमियम का, वो इंडस्ट्री के ग्रोथ के हिसाब से है, करीब 16% का ग्रोथ हुआ है। और इस क्वार्टर में जो हमारा डिस्पाइट द ग्रोथ हमारा रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं हुआ है, क्योंकि तो एंड ऑफ द ईयर हम सारी अकाउंटिंग प्रोविजंस करते हैं एज अ प्रूडेंट इंश्योरर एंड फॉलोइंग ऑल दी अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो सारी प्रोविजनिंग करते हैं जो लाइकली वी एक्सपेक्ट की लॉसेस होंगे। एंड सेकेंडली इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमारे जो पुराने क्रॉप के क्लेम्स थे, उसमें क्लेम्स में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। नियरली 224 क्लेम्स के लिए वी हैड टू मेक एडिशनल प्रोविजंस। और साथ में जो हमारे फॉरेन ऑफिसेज हैं, वहाँ पे थोड़े से लार्ज क्लेम्स रिपोर्ट हुए हैं, पर्टिकुलरली कैटास्ट्रोफिक क्लेम्स, जैसे न्यूजीलैंड ऑकलैंड में फ्लड क्लेम्स 2 बार आए थे इसी क्वार्टर में, और टर्की में अर्थक्वेक का क्लेम्स हैं, उसमें
कुछ इम्पैक्ट आया है और ऐसे कुछ और क्लेम्स थे जो फॉरेन ऑफिसेज से आए हैं, तो उसका इम्पैक्ट इस क्वार्टर में हुआ है। मगर आई वुड रिक्वेस्ट कि एक ही क्वार्टर में देखें ना, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है कि पूरे साल का नतीजा देखना चाहिए। एक ही क्वार्टर में देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, मगर 4th क्वार्टर में एडवर्स जाता है। तो पूरे साल का अगर आप देखें तो न्यू इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1055 करोड़ है। पिछले साल इसी समय पूरे साल के लिए 122 का परफॉर्मेंस में हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली 164 करोड़ था। चलिए, तो बिल्कुल न्यू इंडिया एश्योरेंस के सीएमडी से हमने बातचीत की और ये बातचीत आपको सुनाई। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर बात करें, वाटरफॉर्म में इंडस्ट्री के मुताबिक 16% ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कुछ चैलेंजेस जरूर रहे जिसके चलते कारोबार पर, नतीजों पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखा, लेकिन सभी सेगमेंट्स में कई तरह के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है कंपनी। क्या इसका एक पॉजिटिव बेनिफिट कंपनी को मिलता हुआ आगे दिखेगा आपके हिसाब से? मानसी, मैं इस स्पेस पे पॉजिटिव नहीं हूँ। इसके 1-2 कारण भी बताता हूँ मैं। पहला तो देखिए, यहाँ पे ये लोग कितना भी नए प्रोडक्ट्स लेके आओ, जो प्राइवेट सेक्टर है वो इनसे 4 कदम आगे रहता है। आप अगर बैठ के, हम लोग इंश्योरेंस में काफी डील करते हैं, तो हमको मालूम है जो इनकी सरकारी PSU कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स है और प्राइवेट वाले प्रोडक्ट्स है, आपको एकदम जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि इंश्योरेंस काफी वेल पेनेट्रेटेड है ऑलरेडी इंडिया में, तो इससे आगे चल के बहुत ज्यादा ग्रोथ, जो प्रीमियम इंक्रीज होता है वो ग्रोथ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नए कस्टमर्स इनको मिलेंगे ये नहीं होने वाला है। अगर सही में किसी को इंश्योरेंस पे ध्यान देना हो, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक कंपनी इस स्पेस में सबसे बेस्ट मुझे जो लगती है वो है पॉलिसी बाजार। क्योंकि आपको चाहे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना हो या फिर जनरल या लाइफ, आप एक प्लेटफॉर्म पे जाके, अलग अलग एजेंट्स के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सब कंपनी से डील कर सकते हो। तो किसी को अगर पार्टिसिपेट करना है इंश्योरेंस में, तो पॉलिसी बाजार बेस्ट बेट है। ये सब एक दिन की चांदी है। इनफैक्ट हमारे बात करते करते लाल में दिखा दिया है न्यू इंडिया, तो मैं तो बुलिश नहीं रहूंगा बिल्कुल भी। अगर बाई चांस ऊपर भी जाए तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप प्रॉफिट बुक करें। आप फंडामेंटली राय जो विवेक दे रहे हैं हमें, वो पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, बिल्कुल ये स्टॉक इनफैक्ट चल भी रहा है और इसमें कई ब्लॉक डील्स भी लगी हैं। लेकिन इस बीच आज यूरेका फोर्ब्स क्यों चल रहा है, उसमें इतनी बड़ी स्ट्रेंथ किस वजह से है? विनी कुछ रीजंस लेकर आई हैं, आइए पहले समझते हैं, रिसर्च समझते हैं उनकी। विनी बताएं। यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रोथ देख रहे हैं और स्टॉक में अपमूव ही देखें तो लास्ट कपल ऑफ डेज में ऑलमोस्ट 15 से 20% ऊपर जा चुका है स्टॉक। मेनली तो क्या हुआ कि उनके नंबर्स आए थे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस वहाँ पे आई थी, तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ अभी काफ़ी थोड़ी सबड्यू थी, पर रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखे वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि मार्जिन में काफ़ी एक्सपेंशन देखी है, 300 बेसिस पॉइंट की एक्सपेंशन दिखी मार्जिन में। मेनली ये क्या थी, ऑपरेटिंग लेवरेज जो वर्कआउट कर रही है कंपनी के लिए, उसके अलावा कॉस्ट रैशनलाइजेशन मेजर्स दिए थे, फाइनेंस कॉस्ट लोअर थे, और भूलिए मत कि जो रिडक्शन हो रही है नेट डेट में, वो कंपनी के लिए एक ज़्यादा हेडरूम क्रिएट करते हैं कि अब वो ज़्यादा अच्छी बेटर ग्रोथ रिपोर्ट कर सके आगे जाते हुए। तो नंबर्स तो स्ट्रॉन्ग थे। कॉन कॉल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो कॉन कॉल हाइलाइट्स में यस कंपनी ने बताया कि डिमांड थोड़ी सबड्यू थी रहे क्वार्टर में, पर आगे जाते हुए वो अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल जो फेस्टिव सीजन है वो सपोर्ट करेगा ग्रोथ को आगे जाते हुए, और इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा इंप्रूवमेंट फेस्टिव सीजन के टाइम पे डिमांड में। स्पेशली वो फोकस भी करने वाले हैं प्रीमियमाइजेशन में, क्लीन एंड एयर कैटेगरीज में भी, और ये प्रीमियमाइजेशन सपोर्ट करेगा ओवरऑल ग्रोथ को भी, क्योंकि उनकी ऑब्वियसली हायर वैल्यू भी आती है इन प्रोडक्ट से। कंपनी इन्वेस्ट करेगी D2C सेगमेंट्स में, और केपेक्स प्लान्स भी काफ़ी बुलिश है कंपनी के, स्ट्रॉन्ग स्टेप अप करेंगे अपने केपेक्स प्लान्स को, क्योंकि वो अचीव कर पाए अपने ग्रोथ के टारगेट को। उसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन भी है वो जो ड्राइव करेगी मेनली ग्रोथ को आगे जाते हुए, और वो बिलीव कर रहे हैं कि काफ़ी हेडरूम है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी, जिसकी वजह से वो ग्रोथ भी कर सकते हैं, अच्छी ग्रोथ आगे जाते हुए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, बुलिश कमेंट्री आई हुई है मैनेजमेंट से उनके कॉल में भी, तो इसीलिए स्टॉक भी बस कर रहा है। राइट, ठीक है। सो बड़ा रीज़न है मैनेजमेंट चेंज, स्टोरी चेंजेस और स्टोरी टेलर चेंजेस, ये हमेशा हम भी बात करते हैं और अजय भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट अब आपको नंबर्स में दिख रहा है यूरेका फोर्ब्स के। लेकिन आगे अब करना क्या चाहिए? इतना बड़ा सर्ज आने के बाद आदित्य, यूरेका फोर्ब्स को टेक्निकली कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ी सी अब क्या प्रॉफिट बुक हो सकते हैं या फिर अभी भी होल्ड है?
मुझे याद है कि ईटी नाउ स्वदेश पे एक और ऐसी स्टोरी थी किर्लोस्कर, जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ था और उसका भी डिस्कशन हुआ करता था। उसके बाद भी स्टॉक ने काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाया, काफी अच्छा वेल्थ क्रिएशन किया। आई थिंक यूरेका फोर्ब्स एक सेकंड उस कैटेगरी का स्टॉक है जहाँ पे मैनेजमेंट चेंज है और स्टॉक भी उतना ही बुलिशनेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन आ रहा है और जो बिग हैंड्स है इसको अक्यूमुलेट कर रहे हैं और कन्विक्शन जता रहे। तो मुझे लगता है कि इतनी तेजी के बाद भी शायद शॉर्ट टर्म में स्टॉक ओवर एक्सटेंडेड होगा, पर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में अभी इसमें और स्टोरी प्ले आउट हो सकती है, जहां पे इसमें और 50 से 150 रुपए की तेजी देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये यूरेका फोर्ब्स पे आपको एक रिकमेंडेशन मिल गया है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि रोज़ ऐसा हम ट्रेड लेते हैं, बेचते हैं, उसमें कैसे हमको समझ में आए, हमारी लर्निंग कैसे बढ़े। तो हम आपको बता दें निकुंज की नज़र का एक स्पेशल एडिशन, जिसको हम सुपर स्पेशल एडिशन कह रहे हैं, गुरुवार 7 बजे, टाइम नोट कर लीजिएगा, गुरुवार 7 बजे ये स्पेशल एडिशन है। अब निकुंज की नज़र भी आप सोचते होंगे, आप रोज़ देखते हैं, इसमें स्पेशल क्या, इसमें एक नहीं बल्कि 3 एंकर है जो उनसे सवाल पूछेंगे। सवाल इस चीज़ पे पूछेंगे कि इकॉनमी में क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म में क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, आपकी लर्निंग और अर्निंग दो का कंसेप्ट एक ही कार्यक्रम में। तो निकुंज की नज़र सुपर स्पेशल एडिशन गुरुवार 7 बजे देखना ना भूलिएगा आप। आपका जो एक्सपीरियंस है मार्केट्स में 2 डेकेड से ज़्यादा हो चुका है, आपने क्या सीखा है इस मार्केट में? तो अगर आप 20s में पावर ऑफ कंपाउंडिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं, भले 1000 रुपये हो, भले 500 रुपये हो, भले 5000 रुपये हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको 15 से 20 साल के बाद मिलता है। तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। जो शो देख रहे हैं प्लीज़ गलती मत करिए। अब क्या ट्रेंड पिकअप होगी, ये टाइम कुछ डिफरेंट होगा? चलिए 6 महीने में कहाँ मेरे को दिखता है कि तेज़ी दिखती है। मुझे लगता है बैंक्स में तेज़ी रहेगी, NPAs अभी नहीं है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ठीक ठाक है। तो मुझे लगता है बैंक्स की साइकिल 6-8 महीना रहेगी। बिग मनी इज बीइंग मेड, मुझे लगता है द एंटायर साइकिल इज नॉट ओवर। वो कौन सी गलतियां, वो कौन से रेड फ्लैग्स जो आपको पकड़ लेने चाहिए, उन्हें करने से बचना भी चाहिए? अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको समझना पड़ेगा रिस्क क्या होता है। वही भावनाओं और रिस्क में डिफरेंस होता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे तो आप हमेशा इस मार्केट में अव्वल दर्जे पर नंबर जाएंगे। आपको लगता है कि रिकवरी आ सकती है इंडियन आईटी कंपनी में? इंडियन आईटी कंपनीज essentially are a company which are solution provider. Turn for me in IT will come when the banks are doing well. जब बैड न्यूज आती है तो कैश भी नहीं होता है, तो हाउ डज वन इन्वेस्ट देन? तभी सिर्फ यू ओनली हैव SIP, तो उसके बाद क्या ही कर सकते हैं ना? हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए। अपॉर्चुनिटी बोलकर नहीं आती है, पर आप प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं। तो ऐसा भी करते रहिए, मगर लमसम मत डालिए। आपको लगता है कि कोई स्टॉक है जो ऐसे पी मल्टीपल पर आ चुका है जो जस्टिफाई नहीं हो सकता, मत इन्वेस्ट करिए। लेकिन आपकी एनालिसिस विश्लेषण क्या कहती है, किस तरह की कंपनियों पर फिलहाल नजर रखी जा सकती है, खरीदा जा सकता है? बैंक्स, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, नीश कंजम्पशन, ये 3-4-5 थीम्स हैं जहां मुझे लगता है कि अर्निंग्स ठीक हैं, प्राइसेस इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। तो हमारा एक खास कार्यक्रम है जिसको आप गुरुवार 7 बजे देख पाएंगे, निकुंज की नज़र स्पेशल एडिशन है। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ज़रा स्टॉक्स चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे आज पोजीशनिंग थोड़ी ज़्यादा ठीक बनती हुई दिख रही है और वहाँ पे कैसे ट्रेड लिया जाए। आज अगर आप ये लिस्ट चेक कर रहे होंगे, आज तेज़ी बढ़ने वाले शेयर्स की लिस्ट में, तो मैं ज़रा निफ्टी 500 की चेक करता हूँ। उसमें आदित्य एक शेयर आप देखो आप जिसका नाम है ABB, क्या इसमें कुछ और पोजीशंस ली जा सकती है या फिर ये उन्हीं का ही प्ले है जो पहले ही इसमें आ चुके थे, अब नए वालों को आना नहीं चाहिए? इस लेवल पे 4000 के ऊपर की खरीदारी थोड़ी महंगी पड़ेगी, ऐसा बोल सकते हैं क्या? एक्चुअली एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रह चुका है। इसके ही पेयर्स जैसे हम देखें कि L&T, सीमेंस और AIA इंजीनियरिंग सब काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं थोड़े बहुत इंटरव्यू भी सुनता था कि जिस
का कैपेक्स किया गया है थोड़े साल में, उस हिसाब से उसके रिजल्ट्स अब एक्चुअली शो करना चालू किए हैं और चार्ट्स भी वही दर्शा रहे हैं। जिस हिसाब से एबीबी में तेजी जा रही है, ऐसा लगता है कि ये एक पोटेंशियल आउट परफॉर्मर कैटेगरी है। जैसे कि हम देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो बढ़ते ही चलते हैं क्योंकि उसमें एक बुल मार्केट इंटैक्ट होती है, टेक्नो फंडा बहुत स्ट्रांग होता है, वैसे ही ये सेम स्टोरी है जहाँ पे फंडामेंटल्स भी काफी स्ट्रांग है और टेक्निकल्स भी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स है वो समय के साथ बढ़ते ही रहेंगे और मेरे अंदाज से मुझे लगता है कि 3-6 महीना इसमें रैली और कंटिन्यू हो सकती है। आपके एक ऑब्जर्वेशन को हाईलाइट करना चाहूंगी। शो की शुरुआत में आपने सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी एनसीसी पर अपनी राय दी थी। इनफैक्ट इस स्पेस में कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शन देखिए, पीएनसी इंफ्राटेक करीब 3% की तेजी दिखाते हुए। पीएनसी इंफ्राटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शन, क्या ये भी आपकी लिस्ट में है? इस पर भी आपकी नज़र है? केएनआर कंस्ट्रक्शन एंड पीएनसी इंफ्रा, आदित्य, पीएनसी इंफ्रा। ओके। देखिए, मैं कहूंगा कि केएनआर कंस्ट्रक्शन इतना बुलिश नहीं लगता चार्ट पे जितना एनसीसी लगता है। तो उसमें से मैं एनसीसी को ही चुनूंगा और अनफॉर्चुनेटली मुझे पीएनसी इंफ्रा का चार्ट अभी मिल नहीं रहा है। नहीं, हम फिर से उसे रिविजिट करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ शरद भी जुड़ गए हैं। डीलिंग रूम चेक उनसे समझते हैं। हमारे साथ शरद अब है। गुड आफ्टरनून शरद, खबर गर्म है सेगमेंट का रुख करते हैं, आइए। जी बिल्कुल, हमारी जो है बात हो रही है डीलर्स से और थोड़े इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ग्रेविटा इंडिया में जो ऑलरेडी बजिंग स्टॉक है, वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिले। यहाँ पे डोमेस्टिक फंड्स में जो है बाइंग देखने मिल रही है और डीलर्स कह रहे हैं कि नोमुरा जो अपनी स्टेक और बढ़ा रही है। हाल ही में मई 29 को आपके बल्क डील्स में रिपोर्ट हुआ था कि नोमुरा ने लगभग 30 लाख शेयर्स के ऊपर की जो है एक्विजिशन की है और जो सेलर थे वो प्रमोटर रजत अग्रवाल थे, जहाँ पे ऑलमोस्ट 4.6% स्टेक जो है कंपनी में उन्होंने बिकवाली की थी। इस डील का लगभग 181 करोड़ का साइज था। आते हुए आने वाले दिन में भी एक्सपेक्टेड है कि ब्लॉक डील्स आ सकते हैं जहाँ पे प्रमोटर अपनी स्टेक बेचे। स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एब्जॉर्प्शन हुई है, इसलिए स्टॉक में गिरावट नहीं देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि गोल्डमैन सैक्स और एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया भी जो है इन्वेस्टेड है इस स्टॉक में। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पिछले 5 सेशन में 14% से ऊपर स्टॉक गया है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4,300 करोड़ तक का है। और जो की ट्रिगर्स के बारे में बात करें कंपनी की, उसमें ये इंक्लूड करता है कि रेवेन्यू का वो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 25% का और आपके प्रॉफिटेबिलिटी का 35% का 2026 तक। और चित्तौड़ में रिसेंटली उनकी रिसाइकलिंग कैपेसिटी जो है 69% बढ़ गई है। याद रखिए ये कंपनी जो है रिसाइकलिंग थीम पे जो है फोकस करती है और आगे जाते हुए अहम ट्रिगर रह सकता है। बड़े रीज़न तो रहे हैं, उसके बाद भी स्टॉक चल रहा है। जो आप रिसाइकलिंग का रीज़न बता रहे हैं, इन्होंने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया रबर रिसाइकलिंग इन अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, तंजानिया में, वो एक रीज़न रहा। उसके बाद नोमुरा भी बायर रहा यहाँ। शुक्रिया शरद ये हाईलाइट करने के लिए कि अब भी स्टॉक में मोमेंटम है और आप देख रहे हैं कि आज 2% की तेज़ी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ये स्टॉक। एक बार इस पे व्यू ले लेते हैं। सुदीप, आप एक बार ग्रेविटा के चार्ट चेक करके बताएंगे इस पर, इसमें क्या बाइंग की या फिर अब भी कोई एंट्री ढूंढना चाहता हो या जो ऑलरेडी जिसके पास नीचे से पोजीशन हो होल्ड करें? किस तरह से दिख रही है चार्ट पर मूव? प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि इसमें फ्रेश बाइंग तो मुझे नहीं लग रहा है कि करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक लास्ट 6 महीने में अगर हम देखें तो 250 से 600-610 तक आ चुका है ग्रेविटा। तो और ट्रेंड अच्छा है। अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होल्ड कर रहा है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हो या शॉर्ट टर्म डिलीवरी पर्सपेक्टिव से हो, तो मुझे लग रहा है 560 का एक स्टॉप लॉस रखे 565 का, जो कि इसका पुराना एक स्विंग ब्रेकआउट पॉइंट है। तो वो 565 का एक लेवल है जो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जैसे बैठ सकता है। और अगर उसके करीब आता है और वहीं से रिवर्सल आता है तो वो स्टॉप लॉस के साथ एक बाई कर सकते हैं। बट फिलहाल ये 615 के भाव से मुझे लग रहा है कि ये रिस्क रिवॉर्ड कुछ थोड़ा बैठ नहीं रहा है बराबर। बट ट्रेंड अच्छा है, तो जिनकी भी ओपन पोजीशंस है वो 565 के लेवल के साथ ट्रेल करके चल सकते हैं।
ओके डन। तो ग्रेविटास पे अच्छा मूवमेंट है और आप देख भी पा रहे होंगे कि इसके अंदर ब्लॉक डील्स लगने के बावजूद भी अच्छा बढ़त बनी हुई है। मेरे पास एक दो स्टॉक्स और हैं, जरा मैं फटाफट से उसके बारे में और पता कर लेता हूँ कि वहाँ पे आज क्या करना चाहिए। आज इसी कड़ी में ही जहाँ पर आज थोड़ा कमज़ोर काउंटर है वो है यूफ्लेक्स। एक बार जरा यूफ्लेक्स के चार्ट लेके आइए। ये एक का पुल बैक की अच्छी अटेम्प्ट ले रहा था आदित्य, लेकिन अब धीरे धीरे हो क्या रहा है ना, फिर से वीक हो रहा है। ये इसकी वीकनेस को वापस से बाय करें या फिर अभी छोड़ दें, थोड़ा और सेटल हो जाने दें इसको। यूफ्लेक्स आप जरा चेक कीजिए। देखिए यूफ्लेक्स एक कंसोलिडेशन में था थोड़े दिन से और आज ब्रेकडाउन देखने को मिला, तो मैं कहूंगा कि अभी ट्रेंड इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए अभी। फ्लेक्स पर ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है, लेकिन एविएशन स्पेस का अब रुख करते हैं और इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों स्टॉक्स को पुल अप करते हैं। इंडिगो इस स्टॉक में आज भले हम कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन कल नए रिकॉर्ड हाई इंडिगो के स्टॉक ने टच किए थे। इनफैक्ट आज सुबह भी निकुंज के साथ जब हम बातचीत कर रहे थे, इंडिगो के स्टॉक प्राइस पर एक क्रूड करेक्शन का बेनिफिशियरी तो है ही, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स थे जो कि उन्होंने हमें गिनाए थे। इंडिगो के सामने अगर स्पाइस जेट को आप देखेंगे, अपनी विस्तार योजना के साथ ये कंपनी भी आगे बढ़ रही है। दोनों शेयरों में क्या ट्रिगर्स हैं, ये लेकर हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। पहले इंडिगो पर ग्रोथ ट्रिगर्स क्या हैं और आगे इनफैक्ट कल की तेजी के पीछे की वजह क्या रही, ये सौमित से जानते हैं। सौमित, आप बताइए। तो अगर आप ईयर टू डेट बेसिस पे देखेंगे तो इंडिगो ने करीब 23% के गेन्स रिकॉर्ड किया और ब्लूमबर्ग वर्ल्ड एयरलाइन इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो टॉप गेनर है इंडिगो। तो क्या ऐसा हुआ है इंडिगो में जो जिसकी वजह से हमें ये गेन्स देखने मिल रहे हैं पिछले 3 महीने में? तो अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो इंडिगो का जो डोमिनेंस डोमेस्टिक मार्केट में, डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में, वो बढ़ता ही जा रहा है। और इनफैक्ट गो फर्स्ट के शटडाउन के कारण और स्पाइस जेट के एयर फ्लीट को लेके जो इश्यूज हो रहे हैं उसके कारण ये डोमिनेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। कंपनी की जो मार्केट शेयर है डोमेस्टिक मार्केट में वो करीब 55% से ज़्यादा हो चुकी है और ये पूरा ऑर्गेनिक ग्रोथ है इंडिगो के लिए। उसके अलावा अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वार्टर जो होता है कोई भी फाइनेंशियल ईयर का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीरियड रहता है किसी भी एयरलाइन कंपनी के लिए, क्योंकि ये हॉलीडे पीरियड रहता है, ज़्यादा बुकिंग्स होते हैं और उसी समय यील्ड्स भी जो कि एवरेज टिकट प्राइसेस है वो भी काफ़ी बढ़ चुके हैं क्योंकि गो फास्ट का शटडाउन हुआ था। तो डबल बेनिफिट हो रहा है इंडिगो को इस समय में। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट साइड में लोअर और स्टेबल फ्यूल कॉस्ट होने के कारण भी कंपनीज की जो मार्जिन है वो बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप देखेंगे किसी भी एयरलाइन के लिए तो 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो है वो फ्यूल कॉस्ट है और अभी के टाइम पे फ्यूल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और लोअर साइड पे है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर भी और कंपेयर टू लास्ट ईयर भी। उसी के साथ जो एयर ट्रैफिक है वो कंटिन्यूसली बढ़े फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY24 का जो एवरेज डेली एयर ट्रैफिक अगर आप देखेंगे तो वो लास्ट क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 3% हायर है और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो करीब 20% हायर है। उसी के साथ कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा फोकस कर रही है, ज़्यादा फ्लाइट्स वो इंटरनेशनल मार्केट में अब उड़ाने ले जा रही है, जिसके वजह से जो मार्जिन है कंपनी के वो भी ज़्यादा बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है आगे चल के। और कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट है। कंपनी का जो फ्री कैश है वो मोर देन 12,000 करोड़ रुपीस का है और उसी के साथ कंपनी अपनी जो फ्लीट साइज है वो डबल करना चाहती है ओवर द लॉन्ग टर्म। अगर आप देखेंगे तो अगले 7 साल में वो अपनी फ्लीट साइज डबल करना चाहती है, 300 से लेकर 600 तक वो अपनी फ्लीट साइज बढ़ाने वाली है, जिसके वजह से हमें क्लियरली पता चलता है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान्स है वो भी काफ़ी रोबस्ट है। रिस्क साइड में अगर आप देखेंगे तो कंपटीशन एक बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए और वो भी सिर्फ टाटा ग्रुप से आने वाला कंपटीशन, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रखा है, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो हो सकता है आगे चल के एयरलाइन स्पेस पे। और उसी के साथ कंपनी का जो एक प्रोमोटर है राकेश गंगवाल, वो अपना पूरा स्टेक कंपनी में बेचना चाहते हैं, करीब 29% स्टेक वो ओन करते हैं और वो पूरा ये सेल ऑफ करना चाहते हैं। बट याद रखिएगा ये जो स्टेक सेल है अगले 2 महीने के लिए एटलीस्ट नहीं आएगा, क्योंकि फेब में उन्होंने स्टेक सेल किया था और 150 डेज का लॉक इन पीरियड है, तो 2 महीने तक तो ये स्टेक सेल नहीं आ रहा है गंगवाल ग्रुप की तरफ से एटलीस्ट। ओके, ठीक है। तो ये ब्लॉक नहीं आने वाला है और दूसरे कुछ और आप रीजंस भी इंटरग्लोब एविएशन की मूवमेंट को लेकर बता रहे थे, लेकिन इसी स्पेस से शुक्रिया सौमित ये बताने के लिए। इसी स्पेस से अब हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी भी जुड़े हैं, दूसरी कंपनी के बारे में बात करेंगे और वो कंपनी है स्पाइस जेट। कई सारे एक्सपेंशन प्लान्स है कंपनी के और इनफैक्ट 2 एयरक्राफ्ट लीज पर लिए हैं, ये सारी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। एक बार सुमित से समझ लेते हैं, सुमित बताएं क्या एक्सक्लूसिव डिटेल्स है आपके पास?
स्पाइस जेट जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, इसने 2 एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लिए हैं लीजेंड एयरलाइन से। वेट लीज का मतलब होता है कि इसमें भी होंगे, इसमें क्रू मेंबर्स भी होंगे, सब होंगे। मकसद है इसका हज की फ़्लाइट उड़ाना। हज की फ़्लाइट हालांकि इस 37 फ़्लाइट पिछले साल भी उड़ाई गई थी, ये फ़्लाइट होंगी इस साल भी 37 से ज़्यादा हो सकती हैं। जो एयरक्राफ्ट है A340, इनकी सीटिंग कैपेसिटी 400 लगभग 400 फायर की है और ये हज की फ़्लाइट भारत से सऊदी अरेबिया जाएंगी। इसका 2 तरह से मकसद होता है कि एक तो मुनाफा अच्छा हो जाता है, दूसरा इमेज भी अच्छी बिल्डिंग हो जाती है। तो स्पाइस जेट को इस तरह से मुनाफा मिलेगा। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने फिलहाल स्पाइस जेट को इसकी अनुमति दे दी है और कंपनी जल्दी इन उड़ानों को शुरू करेगी। सुमित, ये जानकारी देने के लिए। ठीक है, एविएशन स्पेस से बाहर निकलकर कुछ दूसरे स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं, फिर BTSC ट्रेड्स भी लेंगे। वेरी क्विकली आदित्य, NRB बियरिंग में आज एक अच्छी मूव है। इनफैक्ट आप ऑटो एंसिलरी के दूसरे भी देखें, टेलबट रोज और व्हील्स इंडिया, गैब्रियल, सब में अच्छी मूव है और ये स्पेस ऑलरेडी परफॉर्म कर भी रहा है। लेकिन अब इतनी बड़ी मूव के बाद NRB बियरिंग में क्या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें या अब भी होल्ड है ये? NRB बेयरिंग में अगर नजरिया 1-2 दिन का है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पर अगर नजरिया फॉर एग्जांपल 1 महीने 2 महीने का है तो लगता है कि यहाँ पे फ्रेश तेजी भी हो सकती है। जिस हिसाब से इसमें एग्रेसिव प्राइस एक्शन दिख रहा है, एग्रेसिव अक्यूमुलेटर्स दिख रहे हैं, बायर्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है अगर थोड़ा मीडियम टर्म नजरिया बनाया जाए तो इसमें 170 180 के भी टारगेट देखे जा सकते हैं। ठीक है, कुछ एक और स्टॉक्स पता करते हैं जहाँ पे पोजीशंस थोड़ी स्ट्रांग भी या फिर वीक बनती हुई दिख रही है। मैं तो दोनों के लिए ओपन हूँ। अगर वीक होगा तो वीक पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, पुट्स भी बाय कर सकते हैं। एक शेयर लेके आइए सामने गेल, दूसरा शेयर दिखाइए एक टाटा स्टील। दोनों शेयर्स को एक बार जरा चार्ट दिखाइए। सुदीप, ये मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ। हाँ, गेल, एक बार जरा टाटा स्टील भी दिखा दिए आप। और मजबूत वाले शेयर्स में आप दिखाइए PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक शेयर आप दिखा सकते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा। ये 4 शेयर मैंने आपके सामने रखे हैं। सुदीप, आप दोनों चारों को चेक कर लो। ये 2 वीक शेयर हैं, टाटा स्टील और गेल। अब इसी तरह से आप 2 जोड़ी लेके आइए तेज़ी वाले की। एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और दूसरा है एस्कॉर्ट्स। ये है PFC और दूसरा होगा एस्कॉर्ट्स। सुदीप, 4 शेयर में से जो भी आपको बताना आप बता सकते हैं। हमने 2 वीक और 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपके सामने रखे हैं। बिल्कुल डिम्पी जी। डिम्पी जी, अगर ये हम गेल का चार्ट देखते हैं तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे नजर आ रही है और मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से मार्केट चलने के बावजूद अगर स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस है और ऊपरी स्तरों से रोज सेलिंग आ रही है तो यहाँ पे तेजी का कोई सौदा ही नहीं बैठता। और जब तक 108 क्रॉस नहीं होता है, 107.5-8, तब तक स्टॉक नीचे 98 97 के लेवल्स तक आ सकता है। अगर हम मेटल में भी अगर जो टाटा स्टील की बात कर रहे हैं तो टाटा स्टील में भी मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए कंप्लीट एक अंडर परफॉर्मर रहा है। मेटल इंडेक्स से भी इसने अंडर परफॉर्म किया। अगर हम सिर्फ टाटा स्टील को मैं स्टैंड अलोन एक स्टॉक की तरह नजरिए से नहीं देख रहा हूँ, मैं कंपेयर टू इसको एक मेटल इंडेक्स से अगर मैं इसको देखूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ के परस्पेक्टिव से, तो वहां पे भी ये स्टॉक का एक अंडर परफॉर्मेंस है। और हर बार ये अभी पिछली 2-3 बार से 200 DMA के आसपास जब आता है फिर से वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो जब तक ये 109-110 का जो इसका अभी रिसेंट जो स्विंग हाई है क्रॉस नहीं होता है, तब तक मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल लोअर टॉप लोअर बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो इंटैक्ट रहेगा और नीचे 102-101 तक स्टॉक जा सकता है। बहुत बड़ी डाउन साइड भी नहीं है, बट मुझे अपसाइड भी यहाँ पे नहीं लग रहा है। ऑल इन ऑल ये कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड स्टॉक बन के रह सकता है। अगर हम एस्कॉर्ट्स में देखें, अगर सामने तेजी के साइड अगर हम एस्कॉर्ट्स की बात करें तो जो एस्कॉर्ट्स मेरा कॉल भी था जो हमने स्टार्टिंग में शो के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। और एस्कॉर्ट्स में जो पिछले 12-13 दिन का जो कंसोलिडेशन था स्टॉक ने, वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट दिया है और प्लस फरवरी का जो 2140 का जो एक स्विंग आया है स्टॉक उसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी चाल आ सकती है यहाँ पे। और 2130 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 2230-2240 के लेवल्स हम देख सकते हैं। और इसी सेक्टर में M&M भी आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये स्टॉक्स खुद के हिसाब से दोनों स्टॉक सेक्टर में से चल रहे हैं और मुझे लग रहा है अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आने वाले सेशन में बना रहेगा। और अगर हम PFC की भी बात करें तो PFC में भी एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है पिछले 5-6 दिन से। अगर हम देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और प्रीवियस जो इसका अप्रैल और मई का जो फर्स्ट वीक का जो एक स्विंग आई है 175 स्टॉक इसके ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है और
हायर लेवल्स पे भी इंक्रीमेंटल बाइंग आ रही है, वॉल्यूम्स के साथ ओपन इंटरेस्ट में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। तो यहाँ से एक कंटिन्यूएशन बाई बनता है 177 के स्टॉप लॉस से 190 टू 194 के लेवल्स के लिए। और इसी के साथ मैं और एक स्टॉक में अभी जस्ट मेरे रेडार में आया है जो मैं आपके साथ अभी खाली शेयर करना चाहता हूँ, वो है FSL। हम ये देख रहे हैं कि आज मिड कैप आईटी और लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी में भी एक बाउंस बैक आ रहा है, पर FSL में एक पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन था 127 से 133 134 का स्टॉक, उसमें से ब्रेकआउट दे रहा है और वॉल्यूम्स के साथ एक राइज आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है इसको एक BTST के तौर पे भी लेके जा सकते हैं 132 के स्टॉप लॉस के साथ 139 140 के टारगेट के लिए। सोर्स लिमिटेड BTST के तौर पर, इसके अलावा REC PFC, इनफैक्ट इसे हम कल से डिस्कस भी कर रहे हैं। एक मोमेंटम है और मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। लेकिन सुदीप ने महिंद्रा एंड महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स की वोटा की बात की। कल 1 तारीख है और 1 तारीख यानी ऑटो सेल्स के डेटा आने वाले हैं। ऑटो सेल्स के डेटा की अगर बात करें, किस तरह का ट्रेंड नजर आ सकता है। इनफैक्ट पैसेंजर व्हीकल में खासतौर से हमने देखा है CNG डिमांड में पिकअप देखने को मिला है। पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर, 2 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल में किस तरह का ट्रेंड और ऑटो बिक्री कैसी रह सकती है, आइए अब सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि बताइए, इस बार की ऑटो बिक्री यानी मई ऑटो सेल्स के डेटा कैसे रह सकते हैं? इस बार बहुत उम्मीदें नहीं लग जा रही हैं कि जो हम महीने दर महीने बढ़त देख रहे थे उस पे हल्का सा ब्रेक ज़रूर लगते हुए नज़र आ सकता है। पर इसके अलावा जो 2 व्हीलर सेगमेंट है, ख़ास तौर से वहाँ पे फोकस करना है, क्योंकि जिस तरीके का मैरिज सीजन रहा है, अर्बन डिमांड के चलते यहाँ पे 2 व्हीलर सेगमेंट में हम अच्छी रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। और साथ ही बजाज ऑटो और TVS मोटर्स, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स की वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा था, अब वहाँ पे थोड़ा सा सुधार आते हुए हम देखेंगे, ऐसा डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं। अब अगर बात करें आंकड़ों की, तो आप देखेंगे कि अपनी स्क्रीन पे महीने दर महीने हम हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री में 6% की बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं। वही TVS मोटर्स, आयशर मोटर्स के नंबर भी स्थिर होते हुए नजर आएंगे और साल दर साल मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज आपको पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाएंगी। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर हाँ CNG की डिमांड पिकअप होती हुई नजर आई है और ये मारुति के लिए एक बेनिफिशियरी के तौर पे साबित हो सकती है। आप देखिए म्यूटेड सेट ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे भी हम महीने दर महीने उम्मीद कर रहे हैं। अब कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने मार्च महीने में बहुत अच्छी बिक्री देखी थी। अप्रैल में वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लगा था और कुछ वही ट्रेंड कंटिन्यू मई में भी होता हुआ दिखेगा। आप देखें तो लगभग सपाट ग्रोथ ये सभी कंपनीज दिखा सकती हैं, पर ट्रैक्टर्स में नजर डालिए, क्योंकि M&M और एस्कॉर्ट्स ये दोनों में ही अगर कंपेयर करें तो एस्कॉर्ट्स थोड़ी सी बेहतर ग्रोथ दिखा सकता है। महीने दर महीने यहाँ पे 8% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं M&M के तरफ से हमारी उम्मीद है कि 2% की मामूली गिरावट यहाँ पे रहेगी। तो ये थे कुछ अनुमान, पर नजर रखिए 2 व्हीलर सेगमेंट में खास तौर पे। सृष्टि, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑटो बिक्री के डेटा प्रीव्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो म्यूटेड ऑटो सेल्स के डेटा नजर आ सकते हैं ओवरऑल, जहां पर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उम्मीदें टाटा मोटर्स से हैं, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में उम्मीदें अशोक लेलैंड से हैं, अगेन टाटा मोटर्स पर भी नजर रखें। लेकिन साथ ही ट्रैक्टर और 2 व्हीलर सेगमेंट में हो सकता है कि ऑटो सेल्स जो है पॉजिटिव नजर आए। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही आयशर मोटर्स, एंटिसिपेशन है मंथ ऑन बेसिस 2 से 4% का इजाफा हो सकता है। टेक्निकली क्या चार्ट्स 2 व्हीलर के आपको अच्छे लगते हैं? आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प जिस हिसाब से ट्रेंड बना रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर बना रहा है, सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स जितने हैं वो एक फ्रेश अपसाइड चालू कर रहे हैं। और हमने देखा पहले भी महिंद्रा एंड महिंद्रा मार्केट लीडर था, ऑल्दो वो 4 व्हीलर में, पर उसने एक रैली चालू करी थी जब हम लास्ट टाइम 15-16 हजार से रिकवरी करना चालू किए थे, तो एक इमेंस वेल्थ क्रिएटर बना। वापस महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एक फ्रेश अप ट्रेंड चालू किया और उससे एक इशारा मिलता है कि ऑटो सेक्टर एक काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। तो हीरो मोटोकॉर्प में मेरा पॉजिटिव नजरिया ही रहेगा और आयशर मोटर में भी मैं मानता हूं कि अच्छा अपसाइड है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन हो, बट मीडियम टर्म में हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर दोनों बुलिश लगते हैं। हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर दोनों बुलिश लगते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के लिए तो इनफैक्ट मैनेजमेंट गाइडेंस भी इतनी स्ट्रांग आ रही है, नए लॉन्चेस की कंपनी जो आप की टेकअवेज ले रहे हैं। और दूसरी बात, पिछले
टू व्हीलर से पूरे स्पेस का जो वॉल्यूम है FY 19 से 22 तक, वो कितना शार्प स्लो डाउन था, अब इन स्पेस में रिकवरी आने लगी है। तो ये स्पेस ऐसे हैं जहाँ पर अब तक मूव नहीं आई थी और अब चलना शुरू हो चुके हैं, तो बड़ी मूव पॉसिबल है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ही आप देखें, अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो लगभग 28% की ग्रोथ आपको ऑटो इंडेक्स अब तक दे चुका है। सो इस स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी बेट होगी, और आई थिंक एस्कॉर्ट्स भी आपने दिया था आज स्टार्टिंग में ही। तो ऑटो नंबर्स से जुड़े हुए ट्रेड्स तो हम डिस्कस कर रहे हैं, एस्कॉर्ट्स पे नजर रखें, हीरो मोटोकॉर्प पे नजर रखें। सुदीप से भी समझ लेते हैं। सुदीप, आपकी नजर होगी ऑटो सेल्स नंबर से जुड़े किसी काउंटर पर जहां पर आप सरप्राइज होंगे चार्ट बेसिस पे? जो हिसाब से शो के स्टार्टिंग में मुझे एस्कॉर्ट्स पे तेजी लग रही थी, मुझे अभी भी लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स यहाँ से 2230 2250 के लेवल तक जा सकता है और एक अच्छा मोमेंटम बना है, सारे रेजिस्टेंसेस के ऊपर है। पर और एक स्टॉक अगर हम देखें, एमएनएम ने रिजल्ट के बाद एक कंसोलिडेशन किया था। ये पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये 1310 1300 और 1330 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। पर जो हिसाब से इसने एक ब्रेकआउट दिया है ना 12-15 दिन के कंसोलिडेशन के बाद, तो ये रिजल्ट के बाद का जो ये मूव डाइजेस्ट होने के बाद मुझे लग रहा है और एक अपमूव खुलेगा ये स्टॉक में। सारे मूविंग एवरेजेस, सारे पैटर्न्स ये इंडिकेट करे डेली वीकली चार्ट्स पे, मुझे लग रहा है कि ये 1300 1290 का अब एक अच्छा सा बेस बना लेगा, और जब तक ये होल्ड करेगा तब तक 1350 और 1370 के एक लेवल्स ऊपरी स्तरों पे हम देख सकते हैं। जो हिसाब से रिजल्ट आए थे और रिजल्ट में जो कॉन कॉल में भी जो पॉजिटिव बातें थी, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब एक नए ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा और एक बड़े अपमूव जो हमने टीवीएस मोटर में देखा था 1000 के ऊपर सीधा ये 1200-1300 के लेवल तक शिफ्ट किया था स्टॉक ने, सेम चीज हम एमएनएम में भी देख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो चलिए ऑटो सेक्टर का पूरा एक राउंड अप, और इनफैक्ट आज सुबह भी ऑटो सेक्टर पर विस्तार हमने एक मार्केट एक्सपर्ट के साथ बातचीत, 2 मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की थे। फाडा के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ जुड़े थे, और एंसिलरी स्पेस भी है जो कि फोकस में है। भारतीय एयरटेल, कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, एचयूएल और सन फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी डाउन ट्रेंड अगर आप देखिए हैवी वेट्स में से, तो रिलायंस, HDFC ट्विंस, एक्सिस बैंक और SBI से आ रहे हैं। आदित्य, आपकी तरफ से कोई BTST ट्रेड? आई थिंक भारतीय एयरटेल ने जो अभी मूव दिखाया है काफी इम्प्रेसिव है। 7% अप चल रहा है स्टॉक, और ऐसा लग रहा है कि बहुत वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ आ रहा है मूव। और आप देखें तो प्रीवियस स्विंग हाई जो इसका 860 का था वो भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से एक ये पॉजिटिव काउंटर है। अगर ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं तो मेरे हिसाब से इधर पुट राइटिंग करना चाहिए। 840 830 के पुट राइट किए जा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल 830 का पुट 10 रुपीज चल रहा है, वो राइट किया जा सकता है 20 रुपीज के स्टॉप लॉस से। और सेकंड सिनेरियो ये है क्योंकि स्टॉक में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो 2-3% का मूव ऐसे ही देखा जा सकता है। तो इसमें मैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट करना चाहूंगा। इसमें 840 का पुट सेल किया जा सकता है और सामने 820 का पुट बाय किया जा सकता है। ओवरऑल ये क्रेडिट स्ट्रैटेजी रहेगी, इसमें हम प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नीचे की 840 की पुट को आप सेल करें क्योंकि स्टॉक तेज है। 6-7% की मूव आपको भारतीय एयरटेल पे दिखती है, और वो भी लास्ट मोमेंट पे। तो BTST ट्रेड्स तो बिल्कुल इसमें बनते हैं। लेकिन एक बार एक और स्पेस की तरफ ध्यान रखते हैं, स्पंदना स्फूर्ति के स्टॉक को लेकर आते हैं। वहाँ पर आज आप देखें 7-8% की मूव है। ये हम बात भी कर रहे थे सोमवार को, पद्मजा रेड्डी जो इनकी जो रेसिडुअल स्टेक जो रह गया उनका, और उनके जाने के बाद इस स्टॉक में और तेज़ी बड़ी आ सकती है क्या? ओपनिंग में हमने बात की थी। आज 8-8.5% की मूव आपको दिख रही है। विवेक, एक बार आप माइक्रो फाइनेंस स्पेस में कौन सा आपका प्रेफर्ड बेट है, और इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, देखिए माइक्रो फाइनेंस स्पेस में मुझे लगता है कि स्टॉक्स लाइक आप इसको माइक्रो फाइनेंस में जोड़ोगे क्या नहीं, लेकिन मेरे को वैल्यू एप्टस बहुत अच्छा लगता है जो हाउसिंग फाइनेंस में है, लेकिन छोटे लोन्स देता है। और स्पेसिफिकली अगर आप माइक्रो फाइनेंस ही देखना है तो स्पंदना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और लग रहा है कि करीबन 850 का स्टॉक होना चाहिए। और सब इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक दिमाग में रखना चाहिए कि ये बहुत स्पेसिफिक और ह्यूमन ओरिएंटेड बिजनेस है, जहाँ पे मतलब क्रेडिट एक्सेस जैसे कंपनीज के पास 10,000 एम्प्लॉइज जो ऑन द ग्राउंड ऑलवेज रहते हैं, और सिक्लिकल बिजनेस है। तो ये जो अप रैली अभी हो रहा है वहां पे जितना फायदा उठा सको, मुझे लगता है कि 850 जाएगा और उधर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये बहुत सिक्लिकल है और ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। ओवरऑल मैं बुलिश हूँ माइक्रो फाइनेंस पे।
तो चलिए माइक्रो फाइनेंस पे बुलिश आउटलुक, लेकिन विवेक आपसे ही कंजम्पशन स्पेस पर भी आपका आउटलुक, एफएमसीजी डिस्क्रिशनरी पर आपका नजरिया क्या है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस का कूल ऑफ होना ड्यूरिंग द क्वार्टर काफ़ी हद तक अगर आप देखें नतीजों में एक इम्पैक्ट डालता हुआ दिखा। ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन भी अंडरवे रहे और साथ ही रूरल डिमांड आउटलुक जो है धीरे धीरे ही सही लेकिन पॉजिटिव कंजम्पशन ग्रोथ वहाँ से भी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स लाइक ब्रिटानिया, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस, हमने काफ़ी अच्छा स्टॉक मोमेंटम देखा है। एफएमसीजी स्पेस में आपके प्रेफर्ड पिक्स कौन से होंगे? मानसी, ये स्पेस अच्छा लग रहा है। इसका दो तीन कारण बताता हूं मैं। एक तो आपने जैसे कहा इन्फ्लेशन, अभी अभी मैं फ्रांस के इन्फ्लेशन नंबर्स आए थे थोड़ी देर पहले, पे नजर मार रहा था, तो वहां पे एक कूल डाउन इफेक्ट दिख रहा है और ओवरऑल यूरोप में इन्फ्लेशन डाउन है। यही सिचुएशन इंडिया में भी है, तो इसका फायदा इन कंपनीज को आगे चल के मिलने वाला है। दूसरी चीज देखिए, कंजम्पशन बहुत लिंक्ड है टू द मॉनसून्स, और अभी भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो लग रहा है कि इनफैक्ट चेन्नई में तो आज थोड़ा बहुत अंधेरा हुआ है क्योंकि केरला में मानसून आ रहा है लग रहा है। तो अगर मानसून टाइमली आता है और नॉर्मल रहता है तो आई थिंक कंजम्पशन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एक अप ट्रेंड यहाँ से आपको और दिख सकता है। तीसरी चीज, मानसून के बाद में इलेक्शन फीवर चालू हो जाएगा और इलेक्शन में हमको मतलब सबको मालूम है कितना स्पेंडिंग होता है, और वो भी एक इनडायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज होता है इकोनॉमी के लिए। तो ये तीनों फैक्टर अगर मानसून अच्छा होता है तो आई थिंक HUL जैसे स्टॉक्स पे हमको बने हुए रहना चाहिए। ITC थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लग रहा है, लेकिन हाँ, डाबर है, मारिको है, HUL है, ये स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। चलिए एफएमसीजी स्पेस पर, ये कंजम्पशन स्पेस पर ये नजरिया, लेकिन आज बाजार बंद होने के बाद MSCI के बदलाव जो हैं वो लागू होते हुए दिखेंगे और नुआमा की रिपोर्ट की अगर माने तो पैसिव फॉरेन फ्लोज जो हैं वो अपवर्ड्स यानी $500 मिलियन तक जाते हुए भी देखने को मिल सकते हैं भारत के लिए। ऐसे में स्टॉक्स जो कि रेडार पर रहेंगे MSCI रीजिक को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूजन की कैटेगरी में आप देखिए मैक्स हेल्थ केयर का स्टॉक, इसमें सबसे ज्यादा इंक्लूजन फ्लोज करीब $312 मिलियन के नजर आ सकते हैं। स्टॉक में एक रिएक्शन भी है, मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। सोना BLW के चार्ट्स भी देखेंगे, करीब 5% की तेजी वहां पर भी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हम स्टेबल ट्रेंड आज देख रहे हैं। मैक्स हेल्थ केयर और सोना BLW पर सुदीप आपकी राय जानना चाहेंगे। मानसी जी, अगर मैक्स हेल्थ केयर का अगर हम उसका चार्ट देखें तो एक अच्छे ट्रेंड में था स्टॉक, और पिछले काफी सेशन से अच्छे ट्रेंड में, और 550-560 के आसपास एक रेजिस्टेंस आ रहा था, ऊपरी स्तरों पे कंसोलिडेशन हो रहा है। बट ओवरऑल ये स्टॉक का जो ट्रेजेक्टरी और जो ट्रेंड है मुझे लग रहा है ये बुलिश ही है कि अराउंड 525-530 का इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अब जब तक ये 525-30 के ऊपर होल्ड करता है, सस्टेन करता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, और हमें ये पूरे सेगमेंट में एक बुलिश अंडरटोन है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 570-580 के लेवल्स हमें ऊपरी स्तरों पे आते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा कौन सा स्टॉक था मानसी जी? सोना BLW, सोना कॉमस्टार सुदीप 5% की तेजी आज दिखा रहा है। ठीक है, अगर सोना कॉम्स अगर हम देखें तो ये सुबह, इसमें हमने ब्लॉक डील की भी बात थी, तो सुबह हम देख रहे थे सुबह 503 के निचले स्तर पे था, सुबह 4-5% नेगेटिव था, और ये स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक ने 200 DA में अपना क्रॉस किया था मार्च महीने के स्टार्टिंग में, वहां से ये 460 से ये 580 तक एक तरफा चाल चला था। उसके बाद ये 50% स्टॉक ने रिट्रेस कर दिया। तो मुझे लग रहा है एक रिबाउंड मूव में ये 40-50% जब एक स्टॉक रिट्रेस करके ये फिर से एक अपमूव करता है, ये एक हेल्दी साइन होता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये लेवल से और डिप्स पे हमें माल यहाँ पे लेना चाहिए, स्टॉक्स लेने चाहिए ये स्टॉक में, और यहाँ पे 540 जब तक होल्ड करता है ओवरऑल पोजिशनली, तब ये स्टॉक मुझे लग रहा है ये 650-660 के लेवल्स ये आ सकता है यहाँ पे, और इसका ट्रेंड अभी रीस्टार्ट हो रहा है मुझे लग रहा है, जो ओवरऑल तेजी का था। तो मुझे लग रहा है ये एक बहुत प्राइमरी स्टेज पे, तो यहाँ से ले सकते हैं हम 530 के स्टॉप लॉस के साथ 610-630 के टारगेट के लिए। कोटक महिंद्रा बैंक एक शार्प अपमूव इस वक्त। आदित्य, क्विकली आपका टेक जानना चाहेंगे।
आई थिंक बाय किया जा सकता है जिस हिसाब से वॉल्यूम आ रही है। ऑल्दो जो पैटर्न्स है काफी डिस्टॉर्टेड है MSCI रीबैलेंसिंग के हिसाब से। जैसे हमने अभी भारतीय एयरटेल में देखा, कोटक में देखा, सारे शेयर में ऐसे देखने को मिल रहा है। तो ट्रेंड आज के दिन क्लियर नहीं है। ऑल्दो फर्स्ट व्यू से लगता है कि ये स्टॉक बुलिश है, पर एक क्लियर कट ट्रेंड एस्टैब्लिश होने के लिए 1-2 दिन देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए सीधा चलते हैं बाजार की क्लोजिंग की तरफ। प्रियंका, ओवर टू यू। शुक्रिया। देखिए, आज बाजार पर आज दिन भर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का तो आज दबाव रहा और निफ्टी पर भी आपने लगभग 100 पॉइंट की एक दबाव देखा। बैंक निफ्टी भी लगभग 500 पॉइंट्स के दबाव के साथ दिखा, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में बहुत एक्शन था। इंडेक्स एक रेंज में था, जो स्पेसेस अच्छे चल रहे थे उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप के, मिड कैप IT, पावर, एनर्जी और रिजल्ट बेसिस जहाँ भी ट्रिगर्स थे। अगर आप गेनर्स की अगर बात करें, पहले निफ्टी के चले बड़े गेनर्स की बात करते हैं, और लास्ट आवर में जिस तरह की मूव आई है, एयरटेल की आप बात करें, कोटक बैंक की बात करें, ब्रिटानिया, सन फार्मा, ये कुछ बड़े गेनर्स थे। थोड़ा बाजार आज डिफेंसिव की तरफ तो टिल्टेड था। कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स, फार्मा बेस्ड स्टॉक्स ये थोड़े ज़्यादा चल रहे थे। लूजर्स कहाँ थे? ONGC बड़ा ड्रैगर था, बैंक्स कंप्लीटली ड्रैगर थे, SBI हो, एक्सिस बैंक हो, HDFC ट्विंस हो। इनफैक्ट हम ये बात भी बार बार कर रहे हैं कि जो बड़े जिनकी वेटेज है, रिलायंस हो, HDFC ट्विंस हो, इनकी पार्टिसिपेशन नहीं आ रही है और ये बड़े ड्रैगर हैं। मिड कैप में काफ़ी एक्शन देखने को मिला। डिक्सन, आप देखें टॉप गेनर्स की बात करें तो डिक्सन EMS स्पेस है जिसे हम लगातार डिस्कशन भी कर रहे हैं, जिसकी इसके नंबर्स आने के बाद और ये पूरे स्पेस एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट बना हुआ है। डिक्सन में लगभग 5% की मूव आपको दिखाई दी, 5.5% की तेजी के साथ देखे जा रहा है। सोना कॉमस्टार कंप्लीटली सरप्राइज हुआ क्योंकि इसमें MSCI इंक्लूजन, MSCI फ्लोज आ सकते हैं। ब्लॉक एक आना था आज जिसके चलते लगभग 4% नीचे था स्टॉक, वहां से लो से लगभग 9-10% रिकवर हुआ आज सोना आज ही के दिन में। सो ये इस स्टॉक ने रिमार्केबली मूव दिखाई लास्ट आवर में, क्योंकि MSCI फ्लोज का फर्क है। आप भी कुछ स्टॉक्स अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, HAL, सोना और तमाम दूसरे स्टॉक जहां बड़ी मूव, जहां पैसा जहां इनफ्लोज आ सकते हैं और आप उसके चलते ट्रेड भी देख रहे हैं आज क्लियरली। दूसरे जो स्टॉक्स थे मिड कैप में स्कॉट्स कुबोटा, क्योंकि ऑटो नंबर्स आने हैं, स्कॉट्स में अच्छी मूव है। हमारे एक्सपर्ट्स ने आज BTSU ट्रेड भी दिया है, शो के स्टार्टिंग में भी दी, वहाँ पर भी मिड कैप गेनर था। और कुछ जो मिड कैप लूजर्स थे उसमें डिलीवरी, JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स थे। ओवरऑल HDFC लाइफ पे एक ब्लॉक आना था, वहाँ 1-1.5% की मूव थी। रिजल्ट बेस कई जगह पर आपको रिजल्ट बेस बहुत जगह पर आपको ट्रेड देखने को मिला। सुजलॉन जैसे स्टॉक को आप देखें, वहाँ पर 9-10% की मूव को लिए अच्छे नंबर्स, मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री, ऑर्डर गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग दिया कंपनी ने, वहां पर आपको एक अच्छी मूव दिखी। हालांकि पूरा पावर स्पेस नहीं चल रहा था, आप NTPC की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, लेकिन पावर एंसिलरी हो, ऑटो एंसिलरीज हो, टेलीकॉम एंसिलरी हो, उनमें अच्छी मूव देखने को मिल रही थी। सो ओवरऑल आज के बाजार में थोड़ा सा तो प्रॉफिट बुकिंग आपको हावी होती हुई दिखाई दी। नैस्डैक में क्योंकि एक रिबाउंड कल था तो IT स्टॉक्स अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट मिड कैप IT में कई सारे स्टॉक 1100 की तरफ बढ़ते हुए, स्मॉल कैप में KPIT कमेंट्स आपको दे रहे हैं, साइंट में तेजी थी। दूसरे स्टॉक्स में आपका कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, इनमें लगातार आपको मूव बनती हुई दिख रही है। KPIT टेक लगभग 5-5.5% 1100 की तरफ बढ़ते हुए। तो मिड कैप स्पेस में और मिड कैप में IT, मिड कैप में फार्मा, आप औरो फार्मा, ल्यूपिन, इन सब स्टॉक्स की बात करें, टोरेंट फार्मा उनकी बात करें, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए। नंबर्स के बाद US की तरफ विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है, US और जर्मनी मार्केट से बोफा की रिपोर्ट भी आई। सो ये कुछ स्पेसेस थे जो पर्टिकुलरली फार्मा की तरफ वैसे ही बाजार टिल्टेड था, थोड़ा डिफेंसिव की तरफ कंजम्पशन, फार्मा, और साथ ही उसमें भी आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस देखें, इन स्पेसेस में वहाँ पर बहुत अच्छी सेलेक्टिव बाइंग आज आपको देखने को मिली। तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट दिख रही है आपको, लेकिन यस रेजिस्टेंस जोन के करीब था बाजार, ये सुबह भी हमने डिस्कस किया था, और शायद थोड़ी सी वहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है, वही आपको क्लियरली आज बाजार पे देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट से आज हमारे लिए ओवरनाइट क्यूज होंगे, क्योंकि वहाँ डेट सीलिंग को लेके वोटिंग होनी है हाउस में, वहाँ क्या व्यू बनता है, वहाँ से भी एक ट्रिगर जरूर मॉर्निंग में कल हमारे लिए होगा। फिलहाल शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, विवेक का फॉर बीइंग सो पेशेंट विद अस, और साथ ही सुदीप और आदित्य, आज सारी स्ट्रैटेजी आपने हमारे साथ डिस्कस की, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।